आज 15 अगस्त है और ठीक 50 साल पहले 1975 में भारतीय सिनेमा की एक बेहद खास फिल्म रिलीज हुई थी, शोले। आज तो मतलब ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। बिल्कुल। एक ऐसी फिल्म जिसने कहानी कहने के अंदाज, किरदारों और संवादों से हिंदी सिनेमा पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। हाँ, और हमारे पास शोले अनसुनी कहानियां और तथ्य नाम के स्रोत से कुछ दिलचस्प जानकारी है, तो सोचा कि आज इस आइकॉनिक फिल्म से जुड़े कुछ कम सुने किस्सों और तथ्यों की गहराई में उतरते हैं। जरूर, जरूर। क्योंकि हर क्लासिक के पीछे ना कई परतें होती हैं, कई अनकही कहानियां होती हैं। तो सबसे पहले ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि उस जमाने में शोले के बड़े सितारों को फीस कितनी मिलती थी। मतलब क्या तब भी फीस में काफी अंतर होता था? हाँ, बिल्कुल होता था। धर्मेंद्र, जिन्होंने वीरू का किरदार निभाया, वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर थे। उन्हें मिले थे 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख? उस वक्त के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। हाँ, बहुत बड़ी रकम थी। और उनके बाद थे संजीव कुमार, यानी ठाकुर बलदेव सिंह। उन्हें मिले 1,25,000 रुपए। अच्छा। फिर अमिताभ बच्चन, जो जय बने थे, उन्हें 1 लाख रुपए। और हेमा मालिनी जी को बसंती के किरदार के लिए 75,000 रुपए मिले थे। 75,000? और अमजद खान, गब्बर सिंह जैसा यादगार रोल। हाँ, ये दिलचस्प है। अमजद खान को उस रोल के लिए 50,000 रुपए दिए गए थे। ओह। और जया बच्चन जी, राधा के किरदार के लिए, उन्हें सबसे कम फीस मिली थी, 35,000 रुपए। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं उस समय की जो स्टार वैल्यू थी और शायद स्क्रीन पर किरदारों की कितनी मौजूदगी है उसको भी दिखाते हैं। सही बात है। ये तो हुई पैसों की बात। पर क्या ये सच है कि रिलीज के पहले हफ्ते शोले को दर्शकों और क्रिटिक्स से बहुत ही ठंडा रिस्पांस मिला था? मतलब कुछ ने तो इसे बुझे हुए अंगारे तक कह दिया था। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है और हैरान करती है आज सोचकर। लेकिन देखिए कैसे पासा पलटा। वो जो शुरुआती प्रतिक्रिया थी उसके बावजूद जल्दी माहौल पूरी तरह बदल गया। 200 रुपए तक बिका। 200 रुपए? हाँ, और शायद ये पहली बार था कि किसी फिल्म का टिकट ब्लैक में 100 रुपए के पार गया हो। इस जुनून का एक किस्सा अनुपमा चोपड़ा की किताब शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक में भी है। कहते हैं दिल्ली के प्लाजा सिनेमा के बाहर एक आदमी ने 5 महीने तक लगातार 150 रुपए में ब्लैक टिकट बेचे। अच्छा। और उन पैसों से उसने सीलमपुर में अपना घर बना लिया और तो और घर को शोले के पोस्टर से सजाया था। अविश्वसनीय, क्या बात है। और मुंबई का किस्सा भी कुछ कम नहीं है। बताते हैं कि भारी बारिश के बावजूद लोग मिनर्वा थिएटर में 4 फुट पानी में घुसकर जाते थे। 4 फुट पानी में? हाँ, पैंट ऊपर करके जूते हाथ में लेकर शोले देखने जाते थे। और वो थिएटर 5 साल तक लगातार शोले दिखाता रहा। 5 साल? ये दिखाता है कि फिल्म ने लोगों के दिलों पर कैसा जादू कर दिया था। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार किस्सा किरदारों के चुनाव से जुड़ा है। मैंने सुना है कि अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार दोनों ही गब्बर सिंह का रोल करना चाहते थे। हाँ, ये सच है। दोनों चाहते थे गब्बर बनना, लेकिन निर्देशक रमेश सिप्पी नहीं माने। और मजे की बात यह है कि धर्मेंद्र असल में ठाकुर का रोल करना चाहते थे। धर्मेंद्र ठाकुर बनना चाहते थे? फिर वो वीरू कैसे बने? हाँ, तो रमेश सिप्पी ने बड़े दिलचस्प अंदाज में समझाया। उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम ठाकुर बनोगे तो वीरू का रोल संजीव कुमार को मिलेगा। ओके। और तब हेमा मालिनी के साथ संजीव कुमार का ज्यादा वक्त बीतेगा स्क्रीन पर और सेट पर। ओह। और उस वक्त, जैसा कि सब जानते हैं, धर्मेंद्र हेमा जी को पसंद करते थे, जबकि हेमा जी और संजीव कुमार का हाल ही में रिश्ता टूटा था। अच्छा। तो धर्मेंद्र को शायद ये डर लगा कि कहीं दोनों फिर से करीब ना आ जाए, तो बस वो वीरू का रोल करने को मान गए। वाह, मतलब पर्दे के पीछे की ये जो निजी समीकरण थे उन्होंने भी कास्टिंग पर असर डाला। जरूर, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे फिल्म बनाने में कई बार ऐसे अनपेक्षित फैक्टर्स भी काम कर जाते हैं। एक और ऐसा ही दिलचस्प किस्सा सूरमा भोपाली के किरदार से जुड़ा है। कहते हैं कि ये किरदार और भी बड़ा हो सकता था। हाँ, हो सकता था। रमेश सिप्पी असल में उन पर एक पूरी कव्वाली फिल्म आना चाहते थे। भोपाल की एक खास लोक गायकी शैली है, चार भाण स्टाइल कहते हैं उसे। अच्छा, चार भाण स्टाइल। तो क्या वो कव्वाली बनी भी थी? हाँ, वो कव्वाली रिकॉर्ड भी हो गई थी। जावेद अख्तर साहब ने खास भोपाल से एक ग्रुप बुलवाया था इसके लिए। आर.डी. बर्मन का संगीत था। अरे वाह। और उसे गाया था किशोर कुमार, मन्ना डे, भूपेंद्र सिंह और गीतकार आनंद बख्शी साहब ने खुद। सोचिए क्या कॉम्बिनेशन रहा होगा। कमाल है। तो फिर फिल्म में क्यों नहीं आए? गाना रिकॉर्ड हो गया, सब हो गया, बस वही, फिल्म की लंबाई पहले ही बहुत ज्यादा हो रही थी, तो एडिटिंग में उसे हटाना पड़ा, कभी फिल्माया ही नहीं गया। आनंद बख्शी साहब ने बाद में मजाक में कहा भी था कि अगर वो कव्वाली फिल्म में होती तो शायद उनका गाने का करियर भी शुरू हो जाता। हाँ,
क्या बात है। ये अक्सर होता है। मतलब रचनात्मक प्रक्रिया में ना कई बेहतरीन चीजें बाहर रह जाती हैं। कहानी को सही पेस देने के लिए एडिटिंग टेबल पर बहुत कुछ कट जाता है। तो ये थे शोले से जुड़े कुछ ऐसे पहलू जो शायद कम लोग जानते हैं। सितारों की उस दौर की फीस, टिकट के लिए वो अभूतपूर्व दीवानगी, किरदारों की अदला बदली के पीछे की मज़ेदार कहानियाँ और एक रिकॉर्डेड गाना जो कभी पर्दे पर आ ही नहीं सका। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये छोटी छोटी चीजें, मतलब किरदारों का चुनाव हो या किसी गाने का कटना हो या फिर शुरू की वो ठंडी प्रतिक्रिया हो, ये सब मिलकर किसी महान कलाकृति के अंतिम रूप को और उसकी पूरी यात्रा को कितना बदल सकती हैं। बिल्कुल। न जाने ऐसी और कितनी कहानियां होंगी जो वक्त के साथ कहीं खो गई हैं, जिनके बारे में हमें शायद कभी पता ही न चले। सही बात है। शोले अपने आप में एक किताब है जिसके पन्ने पलटते जाओ कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहेगा।